जेड स्कीमा एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है और बेसिकली दिस कॉन्सेप्ट हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स होते हैं आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के, जिसके अंदर हम जब सॉफ्टवेयर का मॉडल डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो मॉडल डिज़ाइन और मॉडल रिप्रेजेंटेशन के लिए पर्टिकुलर सेट ऑफ लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं। उन्हीं में एक लैंग्वेज जो है वो दैट इज़ नोन एज उन्हीं में एक स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज, ये बात याद रखें, स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज है ये। बहुत सी तरह की लैंग्वेजेस होती हैं, ये स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज है और ये नॉर्मली आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के फेस पे यूज़ होती है। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा। जब भी आप सॉफ्टवेयर का कोई भी प्रोडक्ट डिज़ाइन करने जाते हो, यू हैव टू पास certain phases of software development in order to reach a particular stage. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाना है तो आप स्टार्ट करोगे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट से, देन आप मूव करोगे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर पे, फिर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होगी और फिर सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस या पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन होगी, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और सॉफ्टवेयर इवैल्यूएशन और सॉफ्टवेयर यूनिट टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ये दरमियान की छोटी मोटी स्टेजेस हैं। उनमें एक स्टेज जो हमारे काम की है और जिससे हमारा टॉपिक बहुत रिलेट कर रहा है, दैट इज़ डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर। और उस वक्त हम जो भी मॉडल अपना डिज़ाइन कर रहे होते हैं उस मॉडल को स्पेसिफाई भी करते हैं। हम उस स्पेसिफिकेशन के लिए हम बहुत सारी स्पेसिफिकेशन लैंग्वेजेस में एक लैंग्वेज चूज़ करते हैं और मोस्टली हम इसको प्रेफर करते हैं जेड स्कीमा को चूज़ करते हुए। और जेड स्कीमा एक आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी सिस्टम है उसको आप किसी भी लैंग्वेज के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हो। कोई भी ऑटोमेटेड सिस्टम है, सिंपल है, कोई कोई मॉडर्न है, आपने उसको ऑटोमेटेड लैंग्वेज के थ्रू रिप्रेजेंट करना है, उसकी मॉडलिंग को, तो आप जेड स्कीमा को चूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो जेड स्कीमा is similar to that of VNA development model, that is also a specification language। तो Z schema भी मॉडल बेस्ड स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज है। हम इसमें क्या करते हैं, कोई भी मॉडल है, जैसे वॉशिंग मशीन है, जैसे वेंडिंग मशीन है, माइक्रोवेव है या कॉफ़ी मशीन है, किसी भी तरह की मशीन का एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल डिज़ाइन करते हैं। और वो एब्स्ट्रैक्ट मॉडल क्या करता है, वो आपको एक्चुअल में उसका ऊपर के लेवल का डिज़ाइन बताता है, मोटा मोटा डिज़ाइन, दैट वी कॉल द मेजर कॉन्सेप्ट्स दैट मॉडल कैन हैव। वो डिफाइन करता है मेजर आइडिया दैट अ मॉडल कैन हैव विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर सिचुएशन, हाउ इज गोइंग टू इंटरेक्ट विद इट्स मॉड्यूल्स एंड हाउ इट्स गोइंग टू इम्प्लीमेंट दोज मॉड्यूल्स। ये सारी इंफॉर्मेशन एक मॉडल बेस्ड स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज के अंदर होनी इज़ क्वाइट कंपल्सरी एंड नेसेसरी। बहुत सारे ऑप्शंस हैं व्हेन वी मूव टुवर्ड्स द मॉडल बेस्ड स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज। We prefer to choose a language that is quite vast, that is quite flexible, and most importantly, when we choose a model, we actually evaluate that model quite fits to our requirement. So different situations के according, we might have certain options that we can adopt or we can change, but generally for all the models we prefer to have a language that is quite flexible to represent the models. सो एक मॉडल के अंदर एक्चुअल में स्पेक्स कौन से होने चाहिए जिनकी बेस पे हम उसको अडॉप्ट करेंगे। हम देखते हैं कि मॉडल के अंदर ओवरऑल आइडिया क्या है, किस लेवल का डिज़ाइन है या उसकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स कितनी क्रीपी हैं, और उस हिसाब से हम एक पर्टिकुलर लैंग्वेज चूज़ करते हैं। उस मॉडल के अंदर होता क्या है, नॉर्मली सिर्फ तीन फेजेस होती हैं, यहाँ दो डिस्कस की हुई हैं। एक होता है उसका स्टेट स्पेस। स्टेट स्पेस मीन्स जैसे इनिशियल फेज है, फिर उसने कुछ एक्शन परफॉर्म किया है और उस एक्शन के रिजल्ट में वो किसी नए फेज में चला गया है, वो सारा, यानी एक स्टेट, दूसरी स्टेट, तीसरी स्टेट। फर्स्ट स्टेट विल बी इनिशियल स्टेट, लास्ट स्टेट विल बी फाइनल स्टेट, और दरमियान में डिफरेंट एक्शंस के रिजल्ट में जो स्पेसेस आएंगी, दे आर ऑल्सो स्पेस n, स्पेस 5, स्पेस 9। सो दे आर ऑल नोन एज स्टेट स्पेस। फॉर एग्जाम्पल, वॉशिंग मशीन की हर एक के पास एक्सेसिबिलिटी है। इफ़ यू लुक टुवर्ड्स द मॉड्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ अ वॉशिंग मशीन, उसमें होता क्या है कि आप स्टार्ट में आपकी मशीन विल बी आइडल, you are not going to present any task to that machine. You just have to turn on the machine, you have to add some water, and as a result of that, the state of machine changes and moves towards the next state. अब ये पहली स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाने का एक जर्नी था, और इन स्टेट्स को जब हम कंबाइन करेंगे, दिल बी नोन एज स्टेट स्पेस।
नेक्स्ट इज कि हमें एक्शंस कौन से परफॉर्म करने हैं। जैसे पानी डाला और उसको टर्न ऑन किया, बोथ ऑफ दीज आर नोन एज टू सेपरेट एक्शंस। और हर एक सिंगल एक्शन के रिजल्ट में एक नई स्टेट ट्रिगर करती है। जैसे पानी डाला, फिर आपने मशीन को चलाया, और फिर सर्टेन टाइम गुजरने के बाद जो टाइमर अपडेट हुआ, ऑल ऑफ दीज आर एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग ए काइंड ऑफ स्टेट्स। सो अगर बात आए कि व्हाट एक्चुअली अ स्टेट इज, इट इज अ कलेक्शन और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द स्टेट्स थ्रू विच अ सिस्टम कैन पास। सिमिलरली, सिस्टम कि हर स्टेट के अंदर हर एक उसकी किसी पर्टिकुलर मूवमेंट को या पर्टिकुलर एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। सो वी कैन से द स्टेट ऑफ अ सिस्टम डिस्क्राइब्स द वैल्यू ऑफ ईच वेरिएबल। जो भी वेरिएबल है, चाहे वो टाइम का है, चाहे वो हीट एनर्जी का है, या किसी भी तरह का वेरिएबल है, स्टेट चेंज होने के रिजल्ट में वो वेरिएबल्स चेंज होते हैं, और उन वेरिएबल्स के चेंज होने से आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि द मॉडल इज पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर स्टेट। और बहुत फंडामेंटल ऑपरेशन जो कि हम हर जगह यूज़ करते हैं, दैट इज़ नोन एज इज इक्वल टू साइन। और उसके पीछे दो डॉट होते हैं जो इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि आपकी एक्चुअल स्टेट क्या है, इस वक्त सिस्टम की कौन सी स्टेट है, और उसको चेंज आपने कैसे करना है। ठीक है। The most fundamental operation we use is assignment statement. Such statements change the state of a system. इक्वल टू का मतलब ही ये है कि जब आप कोई भी वेरिएबल है उसे कोई इक्वल टू न्यू वैल्यू असाइन करते हो, दैट मीन्स कि प्रीवियस वैल्यू से नई वैल्यू जा रही है, एंड दैट सिंपली रिप्रेजेंट्स द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ अ सिस्टम। In Z, we represent the state space of a system as a collection of functions, sets, relations, sequences, bags, etc., together with a collection of invariant properties on these objects. Z स्कीमा में नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पास एक ही सिस्टम की बहुत सारी स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीचर्स होते हैं दैट वी कैन अडॉप्ट। बहुत commonly used features are most of them are that similar to that of your programming language features, जैसे functions, set, relations, sequences। ये सारी वही चीज़ें हैं जो हमने VDM में डिस्कस की हैं, और ये एक्चुअल में बहुत सारी सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए इन स्टेट्स को हम यूज़ करते हैं कि सिस्टम इज़ पर्टिकुलरली इन दिस स्टेट, एंड इफ़ वी ट्रिगर अ पर्टिकुलर फंक्शन, सिस्टम इज़ गोइंग टू चेंज और टू अपडेट इट्स स्टेट। सो वो सारी स्टेट्स जो कि अपडेट हो रही होती हैं, एक्चुअली दे आर नोन एज प्रॉपर्टीज़। और जब आप स्टेट को चेंज करते हो फ्रॉम वन रेगुलरिटी टू नेक्स्ट रेगुलरिटी, तो ये इनवेरिएंट बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हैं। और लास्ट क्वेश्चन, समथिंग रिलेटेड टू ऑपरेशंस। ऑपरेशंस बहुत सारे हो सकते हैं। ऑपरेशंस प्री ऑपरेशंस भी होते हैं और पोस्ट ऑपरेशंस भी होते हैं। अगर आपको याद हो, डाटा स्ट्रक्चर्स में या फिर डिस्क्रीट मैथ्स में समटाइम्स वी डिस्कस पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, और इस तरह के जो ऑपरेटर्स होते हैं वो भी एक सर्टेन रूल्स के हिसाब से ट्रिगर कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप उसमें ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस की बात करो, तो ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस के हिसाब से डिफरेंट ऑपरेटर्स ट्रिगर हो रहे होते हैं। Next is two schemas. That means that schema is actually multi-dimensional schema, and specifically it's two-dimensional graphical notation for describing both of the same things, that is operations and the state. Okay, sorry, one thing जो मैं यहाँ थोड़ा सा quit कर गई, that is operations भी यहाँ पर प्री और पोस्ट कंडीशंस के थ्रू ही ऑपरेशन रिप्रेजेंट होता है। कोई भी ऑपरेशन है, जैसे if I have to add water in my washing machine, there must be a precondition and a postcondition of that. We have to decide accordingly what exactly would be my postcondition and what exactly would be my precondition. If I genuinely observe a washing machine, it's quite clearer that जो वेंडिंग मशीन है उसके अंदर प्री ऑपरेशन, अगर पानी आपने डालना है, कोई भी ऑपरेशन है, दैट इज टू ऐड वाटर, बॉइलिंग वाटर इन योर वॉशिंग मशीन, दैट मीन्स उससे पहले यू हैव टू स्पेसिफाई व्हाट शुड बी द प्री कंडीशन। प्री कंडीशन इस केस में क्या होनी चाहिए कि योर मशीन शुड बी इन वर्किंग कंडीशन, एंड यू मस्ट हैव टर्न ऑन इट्स बटन, नॉट द टाइमर, जस्ट द टर्न ऑन बटन। You have to press that so that it should be in working condition. That will be your precondition. And what exactly would be the post condition when you have added the water? What next we are going to expect from that machine?
Actually, we are going to wash certain clothes in that machine. That means machine should be running it out and wash out certain clothes. So we have to specify certain preconditions and post conditions related to that washing machine. वॉशिंग मशीन में आप कपड़े धो रहे हो, उससे पहले की एक स्टेट होगी, वो होगी आपकी प्री कंडीशन, और उसके बाद की जो स्टेट होगी वो होगी आपकी पोस्ट कंडीशन। प्री कंडीशन आप ये कह सकते हो कि आपने वॉशिंग मशीन को टर्न इन किया है और उसका स्विच लगाया है और फिर उसके अंदर आपने पानी डाला है, ठीक है। पोस्ट कंडीशन आपकी सिंपली यही हो सकती है, यू आर गोइंग टू वॉश आउट सर्टेन क्लॉथेस, और जब वो सॉफ्ट हो जाएंगे आप उनको बाहर निकाल सकते हो। सो हर एक ऑपरेशन के हिसाब से यू हैव टू डिफाइन द प्री कंडीशन एंड पोस्ट कंडीशन। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस प्री एंड पोस्ट conditions in further details in today's lecture, but most probably we'll be discussing both of these topics in the next or an upcoming lecture, hopefully. So let's go back towards the multidimensional characteristic of its Z schema. That simply means whenever we are going to represent a structure, we are going to have two particular dimensions of each system. That particular dimensions include space, state space और the operations. States क्या होंगी और operation क्या होगा, और इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो, ये एक्चुअली एक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें आपने स्कीमा नेम लिखा और फिर उसके साथ डिक्लेरेशंस करवाई और सारी सेट ऑफ प्रेडिकेट्स जो आपने मेंशन करनी है वो कर दी। एक तो ये है। सेकेंडली आप क्या कर सकते हो कि जो स्कीमा नेम है उसके अंदर सारी डिक्लेरेशंस आप मेंशन कर सकते हो। डिक्लेरेशंस प्रेडिकेट के फॉर्म में भी हो सकती हैं और डिक्लेरेशंस प्रेडिकेट के बगैर भी हो सकती हैं। बोथ ऑफ दीज आर क्वाइट सिमिलर। सिर्फ इसके और इसके अंदर फ़र्क ये है कि फर्स्ट वन के अंदर आपने प्रेडिकेट्स की 1 2 3 मेंशन किया है और इसके अंदर आपने उनको मेंशन नहीं किया। सो नेक्स्ट इज schema name will be associated with the schema proper, which is the content of generally भी यही होता है कि जो schema name है वो आपका वही schema होता है जिसको आप represent करने जा रहे हो। डिक्लेरेशन पार्ट के अंदर वेरिएबल्स आते हैं और रेफरेंसेस आते हैं। वेरिएबल को आप x1 x2 x3 के फॉर्म में डिक्लेयर कर देते हो, और जो प्रेडिकेट पार्ट है उसके अंदर सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल प्रेडिकेट्स आप मेंशन करते हो। नेक्स्ट इज स्टेट स्पेस स्कीमास। स्टेट स्पेस स्कीमास को एक एग्जांपल लिया है और उसके थ्रू ये आपको इलस्ट्रेट करते हैं। Here's an example of state space schema representing part of a system that records details about the phone numbers of a staff. अभी यहाँ क्या है कि आपको एक स्कीमा गिवन है और स्कीमा का नाम है फ़ोन नंबर, सॉरी फ़ोन बुक, और ये आपकी फ़ोन बुक एक ऐप है जिसको एक्चुअली आप रिलेट कर सकते हो यहाँ समझने के लिए। और इसके अंदर नेम एक पर्टिकुलर वेरिएबल है जिसके अंदर सारे नेम्स होंगे आपके कॉन्टैक्ट्स के, और फ़ोन भी एक पर्टिकुलर वेरिएबल है जिसके अंदर सारे फ़ोन के फ़ोन नंबर्स होंगे। द डिक्लेरेशंस पार्ट ऑफ द स्कीमा के अंदर शुड बी योर वेरिएबल्स। यहाँ देखें हमने अभी डिस्कस किया था कि जो डिक्लेरेशन पार्ट है इसके अंदर शुड बी ऑल योर प्रेडिकेट्स, दैट मीन्स योर ऑल द वेरिएबल्स, बट इन द फॉर्म ऑफ प्रेडिकेट्स शुड बी देयर। यहाँ नेम है और फिर फ़ोन है। अब इनको आपने प्रेडिकेट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया, ये सारी एक-एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। फर्दर डिटेल्स में देखते हैं व्हाट एग्ज़ैक्टली इट इज़ saying. The declarations part of this schema introduces two variables, known and tell. The value of known will be a subset of name, that is a set of names. यानी known जो है इस वक्त known की वैल्यू होगी नेम की, जितने भी नेम वन नेम टू नेम थ्री नेम फोर। इसके अलावा दिस वेरिएबल विल बी यूज टू रिप्रेजेंट ऑल दोज नेम्स दैट वी नो अबाउट, दोज दैट वी कैन गिव अ फ़ोन नंबर फॉर। हर वो नाम जिसको आप फ़ोन नंबर दे सकते हो उन सब की लिस्ट नोन के अंदर जाएगी। फिर नेक्स्ट है एक फंक्शन, और एक फंक्शन दो तरह का हो सकता है। यहाँ पर जो फंक्शन यूज़ हुआ है वो पार्शियल फंक्शन है और उसका नाम क्या है, वो टेल है, TEL। ये जो नोन है इस वक्त नोन इज़ एक्चुअली अ वेरिएबल, और ये आपको बता रहा है कि इसके अंदर सारे नेम्स जो भी होंगे इंक्लूडेड वो इसके अंदर आ जाएंगे। जो टेल है इस वक्त ये फंक्शन है, और ये आपको कैसे पता चला, इस एरो की वजह से पता चला। और ये एक पार्शियल फंक्शन है जो कि ये मैप कर रहा है कि नेम एंड फ़ोन को आपस में मैप कर रहा है। इट विल एसोसिएट नेम्स विद द फ़ोन नंबर्स, यानी जो भी आपके जैसे फ़ोन बुक के अंदर अली कोई कॉन्टैक्ट है
तो अली और फिर अली का नंबर, ये उसको मैप कर रहा है और उस मैपिंग के रिजल्ट में उसको स्टोर कर रहा है टेल के अंदर। सो it should be clearer to you that tel is actually a function, and which kind of function, a partial function. And lastly, it is used to map your name with a phone number. इसके अंदर लास्ट एक चीज है जो है डोमेन को रिप्रेजेंट कर रही है, टेल इक्वल्स टू नोन। अब ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम फर्दर देखते हैं। हमेशा जो टेल है, इट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू द सेट नोन। यानी टेल आपका क्या है, टेल आपका एक फंक्शन है, और टेल फंक्शन की जो डोमेन होगी वो वही नोन नेम्स होंगे। ओके, लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। टेल के अंदर एक फंक्शन है, टेल इज इटसेल्फ अ फंक्शन, जिसके अंदर दो पार्ट्स हैं। वन इज योर डोमेन, नेक्स्ट वन इज योर रेंज। डोमेन आपकी क्या है, नेम, और नेम वो सारे होने चाहिए जो नोन सेट के अंदर अवेलेबल हैं। तो डोम टेल इक्वल्स टू नोन का मतलब ये है कि जितने भी नेम्स टेलीफोन के अंदर आपकी आएंगे वो सब नोन होने चाहिए, और वो नोन इस नोन के अंदर डिक्लेयर भी होने चाहिए। So the declaration parts is represented from the predicate part by the, sorry, the declarations part is separated from the predicate part by the horizontal line. The predicate part contains the following invariant. The domain of tel is always equals to the set known. ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं कि टेल के अंदर वही नेम्स होंगे जो कि नोन के अंदर अवेलेबल होंगे। Next is operation schemas. In specifying a system operation, we must consider operation schemas. Operation schemas क्या होते हैं, हर वो ऑब्जेक्ट जो किसी भी ऑपरेशन के रिजल्ट में यूज होती है, दैट इज नोन एज any operation schema, any part of an operation schema. The objects that are known to remain unchanged by the operation. Certain operations होंगे और उसके रिजल्ट में कुछ ऑब्जेक्ट्स अनचेंज रहेंगे, एक कैटेगरी वो है। सर्टन ऑपरेशंस होंगे जिसके रिजल्ट में ऑब्जेक्ट आपका चेंज हो सकता है, दूसरी कैटेगरी वो है। सो ऑपरेशन स्कीमास के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज नोन एज ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट। और ऑब्जेक्ट्स वो होती हैं जिनके थ्रू हम डिफरेंट एक्शन स्पेस को ट्रिगर कर रहे होते हैं। और ऑब्जेक्ट्स दो तरह की होती हैं, या तो दे आर नोन टू रिमेन अनचेंज्ड, दे विल नॉट बी चेंज, या फिर दे कैन बी चेंज्ड और दे कैन बी अल्टर्ड विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर ऑपरेशंस। कोई ऑपरेशन होगा और उसमें वो ऑब्जेक्ट चेंज भी हो सकता है। ऑपरेशंस के अलावा हम दूसरी चीज़ डिस्कस करते हैं, कंडीशंस, सॉरी ऑब्जेक्ट्स के अलावा हम दूसरी चीज़ कंसिडर करते हैं यहाँ पर, जिनको हम बोलते हैं कंडीशंस, जो कि किसी भी ऑपरेशन से पहले या बाद में परफॉर्म होती हैं। दे आर नोन एज प्री कंडीशंस एंड पोस्ट कंडीशंस। प्री कंडीशंस वो होती हैं दैट शुड बी ट्रू बिफोर एन ऑपरेशन टू बी सक्सेसफुल। ऑपरेशन के सक्सेसफुल होने से पहले प्री कंडीशन शुड ऑलवेज बी ट्रू। जो भी आपकी प्री कंडीशन है, जैसे टर्न ऑन द स्विच, इट शुड ऑलवेज बी ट्रू, इट शुड नॉट बी फॉल्स। या फिर पोस्ट कंडीशन ये है, योर क्लॉथ शुड बी वॉश्ड, ये आपकी पोस्ट कंडीशन है, क्लॉथ वॉशिंग, इट शुड ऑलवेज बी ट्रू, नॉट द फॉल्स, अदरवाइज योर ऑपरेशन कैन नॉट बी सक्सेसफुली परफॉर्म्ड। सॉरी, सो ऑपरेशन स्कीमास के अंदर हमने अभी तक डिस्कस किया है ऑब्जेक्ट्स को, और ऑब्जेक्ट्स के अंदर हमने बताया है कि अल्टर्ड ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, या स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स, या अनचेंज्ड ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। देन वी हैव डिस्कस्ड प्री कंडीशंस क्या होती हैं एंड पोस्ट कंडीशंस क्या होती हैं। पोस्ट कंडीशन जो है वो हमेशा ऑपरेशन के बाद सक्सेसफुल होनी चाहिए, और प्री कंडीशन जो है वो ऑपरेशन से पहले सक्सेसफुल होनी चाहिए। नाउ यहाँ वापस आते हैं और इसी एग्जाम्पल के अंदर हम प्री कंडीशंस और पोस्ट कंडीशंस को देखते हैं। Return to the telephone book example and consider the lookup operation. We put a name in and get a phone number out. This operation accesses the phone book schema. It does not changes it. Takes a simple input, a name for which we want to find out a phone number. It produces a single output, a phone number. It has the precondition that the name is known to the database. So इसके अंदर कुछ 3 से 4 पॉइंट्स they have discussed. इनको हम देखते हैं कि ये कौन कौन से पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो एक लुकअप ऑपरेशन हमने डिज़ाइन किया है। देर इज़ एन ऑपरेशन जिसका नाम है लुकअप ऑपरेशन। ठीक है, लुकअप ऑपरेशन का मकसद सिर्फ ये है, हम उसमें एक नाम डालें और वो हमें उससे रिलेटेड फ़ोन नंबर दे दे। यानी जैसे आपने किसी अ, अली का नंबर ढूंढना है फ़ोन से,
आप क्या करोगे, आप लुकअप ऑपरेशन डिज़ाइन करोगे, सर्च बार में आप नेम ऐड करोगे और एज अ रिज़ल्ट वो आपको फ़ोन नंबर दे देगा। ठीक है? तो सबसे पहली चीज़, इसने आपके फ़ोन बुक स्कीमा को एक्सेस करना है। फॉर श्योर फ़ोन बुक को एक्सेस नहीं करेगा तो नंबर्स कहाँ से आएंगे। और ये सिर्फ एक्सेस करता है, ये उसको चेंज नहीं करता। मेक श्योर कि जब भी आप किसी भी बंदे का नंबर सर्च आउट करते हैं, किसी अली, अक्सा, हलीमा, कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर आपके फ़ोन में सेव्ड है और आपने उस नंबर को एक्सेस करना है, दैट सिंपली मीन्स कि यू आर नॉट गोइंग टू चेंज द स्टेट ऑफ दैट नंबर। सिंपली क्या होगा कि कोई भी आप इनपुट दोगे, नेम किसी भी बंदे का जिसका आपने नंबर फाइंड आउट करना है, और एज अ रिज़ल्ट वो फ़ोन बुक आपको उसका फ़ोन नंबर दे देगा। उससे पहले कुछ कंडीशंस होनी चाहिए, और वो कंडीशन ये है कि जिसको आप सर्च कर रहे हो अली को, दैट शुड बी इन योर डेटाबेस। अगर वो आपकी फ़ोन बुक की डेटाबेस में ना हुआ, दैट मीन्स यू कैन नॉट एक्सेस दैट। सो यहाँ जेड स्कीमा का मकसद कॉन्सेप्ट्स को समझ के सिंटैक्स समझना है, ताकि वैसे डिफरेंट जेड स्कीमास आप बना सको। सो यहाँ लुकअप ऑपरेशन के लिए कुछ ऑपरेटर्स यूज़ हुए हैं। अब ये जो ऑपरेटर है ना, एक्सआई ऑपरेटर जिसको हम बोलते हैं, एक्सआई ऑपरेटर, इसका मतलब है कि आपकी फ़ोन बुक स्कीमा चेंज नहीं होती। इट मीन्स कि ये एक स्टैटिक ऑपरेटर ऑपरेशन है, और इसके रिजल्ट में योर फ़ोन बुक इज़ नॉट गोइंग टू चेंज। If there is a delta sign, that means a smaller triangle. If there is a that sign, that means your phone book is going to be altered for sure. Your phone book is going to be changed for sure. अगर यहाँ पर डेल्टा साइन हुआ तो अभी फ़ोन बुक के साथ ही जो इनिशियल साइन है, दैट रिप्रेजेंट्स static sign that simply represents your phone book is not going to change। एक ब्रैकेट इस तरह है, दूसरी इस तरह है, एक आई दरमियान में है, इसका मतलब है फ़ोन बुक चेंज नहीं होता। इसको एक्साई सिंबल बोलते हैं। नेक्स्ट इज, इसमें कुछ इनपुट्स हैं और कुछ आउटपुट्स हैं। ठीक है? जो भी आपका इनपुट होगा वो हमेशा क्वेश्चन मार्क से रिप्रेजेंट होगा। योर नेम इज एन इनपुट, सो इट मस्ट हैव बीन रिप्रेजेंटेड बाय अ क्वेश्चन मार्क। Your phone is an output, so it should be represented by exclamation mark. Exclamation mark will represent your output numbers, whereas your question mark would represent your input numbers. यहाँ पे input में है name, तो आपने उसके साथ question mark लगाया। output में है phone, आपने उसके साथ exclamation mark लगाया। ठीक है? So name की कुछ conditions होंगी और कुछ post conditions होंगी। Conditions means it can be a precondition, it can be a post condition। ठीक है? सो प्री कंडीशन का आपको कैसे पता चलेगा? सिंपली इट मीन्स नेम क्वेश्चन मार्क शुड बी इक्वल टू नोन, दिस इज योर प्री कंडीशन। प्री कंडीशन क्या है कि नेम इनपुट शुड बिलोंग टू द नोन phone book. That means it is your precondition. What exactly your post condition is? Post condition is that your phone should be set to a name. Your phone should be set to a name. यानी कि your phone should represent the telephone number of that particular name for which you are going to search out a particular number. यहाँ पर let me explain it again. फ़ोन बॉक्स स्टैटिक है, चेंज नहीं होगा, इसलिए इसके साथ एक्सआई साइन यूज़ हुआ है। इसके अलावा नेम एक इनपुट है और क्वेश्चन मार्क इनपुट को रिप्रेजेंट करता है। एक्सक्लेमेशन मार्क हमेशा आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स फ़ोन एक आपका आउटपुट है। ये वाला पार्ट इज़ गोइंग टू रिप्रेजेंट, लाइन के नीचे वाला पार्ट इज़ गोइंग टू रिप्रेजेंट योर प्री कंडीशंस एंड पोस्ट कंडीशंस। प्री कंडीशन यहाँ पर ये है कि जो नेम है, नेम शुड बी नोन, it should be stored already in your contact list. Post condition ये है कि phone should represent the telephone number of the particular name जिसके लिए आप search कर रहे हो। So this is a short story जिसमें आपको सिर्फ मेजर चीज़ें पता होनी चाहिए कि स्कीमा कैसे बनाते हैं और कौन से पर्टिकुलर साइन किस वक्त आप यूज़ करते हैं। यहाँ एक और स्कीमा है और इसके अंदर कुछ थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं। यहाँ से देखते हैं पहला डिफरेंस क्या है। पहला डिफरेंस है, अब इसको देखें, स्कीमा का नाम ऐड नेम है, यहाँ पर स्कीमा का नाम था फाइंड। मेक सेंस कि फाइंड जो है ये सिर्फ आपको ढूंढ के देगा, कुछ भी चेंज नहीं करेगा। लेकिन ये जो ऐड नेम स्कीमा है ना, ये नया नेम ऐड करेगा।
दैट मीन्स फॉर श्योर इट इज़ गोइंग टू चेंज द स्टेट। दैट मीन्स कि इसके साथ डेल्टा यूज़ होना चाहिए, दिस साइन यूज़ होना चाहिए। डेल्टा मीन्स वी आर गोइंग टू चेंज द फोन बुक, and for sure if we are going to change the phone book we must have to use delta sign. नेक्स्ट इज इनपुट जो है वो नेम है और इनपुट ही आपका फ़ोन है। इस केस में आपका इनपुट फ़ोन नहीं था, इस केस में आपका इनपुट फ़ोन है, क्योंकि जब भी आप नया नंबर ऐड करोगे यू मस्ट हैव टू इंसर्ट द नेम एज वेल एज योर फ़ोन। सो नेम और फ़ोन नंबर दोनों आपको इंसर्ट करने हैं। नेम शुड नॉट बिलोंग टू नोन, और यहाँ प्री कंडीशन ये है कि पहले से वो नेम आपकी फ़ोन बुक में नहीं होना चाहिए। और पोस्ट कंडीशन आपकी ये है कि टेल, अभी इसको थोड़ा सा देखना है कि जो टेल के ऊपर साइन है, इसका मतलब है कि ये टेल आफ्टर द ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बिफोर ऑपरेशन चेंज होगा और आफ्टर ऑपरेशन जो है ये वेरिएबल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। और पोस्ट कंडीशन इस केस में ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि टेल before the post condition and tell after the post condition should be same. इन steps को यहाँ पढ़ते हैं आपको समझ आएगा। The schema accesses phone book does change it. So definitely if a phone book is going to change, we have to use the sign delta and we are going to use it. Next thing, we are going to have two inputs for this particular schema. One input is the name and other input is the phone number. So both of these are going to be represented by question mark that simply says these are as inputs. So next is precondition. Precondition means the name is not already in the database. The name is not in the database. It exactly means कि जो नेम होगा वो नया होगा, तभी डेटाबेस में आप इसे इंसर्ट कर पाओगे। The last one is post condition. Tell after the operation is same as the tell before the operation with the addition of a maplet name to the phone. Your phone book should be exactly similar to that of your phone book which was being used before the addition of a particular name and the phone number. इसका मतलब ये है कि आपकी फ़ोन बुक पहले जो थी, नंबर ऐड करने के बाद भी वही होनी चाहिए, जस्ट उसके अंदर एक एडिशन होनी चाहिए, वो एक नया कॉन्टैक्ट जो कि आपने अभी ऐड किया है। सो जो ये साइन है, इसको आप बोलते हो अपेंडिंग साइन। इट मीन्स कि जब आपने ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया है, उस ऑपरेशन के परफॉर्म करने के बाद वो ऑपरेशन प्लस जो नेम आपने ऐड किया है वो, प्लस द ओरिजिनल टेलीफोन बुक। यूनियन का मतलब यही होता है, टेल यूनियन दिस। इसका मतलब इस वक्त ये है कि नेम विद अ पर्टिकुलर फ़ोन जो आपने ऐड किया है विद अ यूनियन ऑफ एग्जिस्टिंग नंबर। सो आफ्टर यू हैव एडेड अ नंबर, पोस्ट कंडीशन क्या होगी, उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ टास्क है कि आपने ओवरराइड करना है एग्जिस्टिंग नेम्स को, ऐसा स्कीमा डिफाइन करना है। इसको आप ट्राई करके देखें अगर ये आपसे हो सकता है या नहीं। Next है Cadix is an automated checker and type setter for that specification. It takes as an input a plain ASCII file prepared using ordinary text editor. This file contains various instructions describing Z schemas. If it then performs some checks on this specification, and depending upon what command line operations you give, it will typeset your specifications, producing a binary file with a DIT extension, which can be printed out with the printz command, allows you to browse through the specifications and get feedbacks on certain parts. So what exactly you have to do? You have to write out a schema, you have to insert preconditions for it, you have to insert post conditions for it, you also have to write input variables and the output variables from this. So it's not a complicated example. इसको आपने एक नज़र देखना है। I hope आप इसको कर सकेंगे। अगर आप इसको ना कर सके तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में इकट्ठे देखेंगे। So this was some introduction related to your file scheme, your schema representation language या model representation language। ये हमने इसमें कंप्लीट डिटेल जो भी थी वो सारी डिस्कस कर ली है। डिफरेंट साइंस वी हैव लर्नड, इनपुट कैसे रिप्रेजेंट होता है, आउटपुट कैसे रिप्रेजेंट होता है। अगर हम स्कीमा के रिजल्ट में मॉडल की किसी प्रॉपर्टी को चेंज कर रहे हैं तो हम चेंज करने के लिए उस स्कीमा के साथ कौन सा साइन यूज़ करेंगे। अगर हमारे मॉडल की प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे। All of this is going to be represented by a schema language, and this is actually your schema, Z schema. So now you have to come well prepared for the next two quizzes you are going to have in your next week.
Definitely, we won't be making any learning session of this formal methods in upcoming week. However, we can expect two quizzes in the upcoming week, or one quiz in next week and one in the next week. So आपको प्रिपेयर करने हैं दो quizzes and three assignments. एक और टॉपिक है, क्विकली आई एम गोइंग टू गिव यू द इंट्रोडक्शन ऑन दैट। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ डू लेट मी नो। अगर क्वेश्चंस नहीं हैं देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। आपको किस तरह के क्वेश्चंस क्विज के लिए प्रिपेयर करने हैं? तो प्रेडिकेट लॉजिक हमने देखी थी। प्रेडिकेट लॉजिक में बहुत सारे हमने रूल्स पढ़े थे। कुछ एग्जांपल्स आप उन पे प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे नॉट ऑल कार्स हैव कार्बोरेटर्स। नॉट ऑल कार्स ऑफ हैव कार्बोरेटर्स, इसको आप प्रपोजिशनल लैंग्वेज से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसको आप प्रेडिकेट लैंग्वेज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मैं इसको अगर रिपीट करूँ थोड़ा सा, तो यू मस्ट हैव द बेटर अंडरस्टैंडिंग। ऑल के लिए हम हमेशा फॉर ऑल यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर ऑल हम यूज़ करेंगे। नॉट है बाहर तो दैट मीन्स कि negation यूज़ करेंगे। negation ऑफ ऑल के लिए फॉर ऑल एक्स। हैव इनक्यूबेटर्स आपको ऑलरेडी पता है, जहाँ कहीं हैव आता है हम हमेशा इफ़ देन यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब है कार हैव इनक्यूबेटर्स को आप यूज़ करोगे इफ़ कार देन इनक्यूबेटर्स। तो इफ़ देन को आपने हैव से रिप्रेजेंट कर दिया। अदरवाइज नॉट ऑल को आपने negation ऑफ फॉर ए रिप्रेजेंट किया। अब आपको पता है जब भी आप यूनिवर्सल के ऊपर negation लगाते हो वो आपको एग्जिस्टेंशियल देता है। तो आपने negation लगाने से इस चीज़ को बना लिया एग्जिस्टेंशियल। और P इम्प्लाइज Q इक्वल होता है negation ऑफ P आर क्यू के। तो यहाँ आपने क्या किया है, अकॉर्डिंगली